गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अपने ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आइए तो आज देखते हैं आज का पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। देखिए क्या होती है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्या होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर? देखिए परमाणु संरचना से तात्पर्य परमाणु के भीतर उप परमाणु कण यानी एक परमाणु के भीतर उप परमाणु होते हैं, सब एटम्स। यानी कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से एक परमाणु बनता है। ठीक है, इस संरचना को समझना यह समझने के लिए आवश्यक है कि परमाणु कैसे आपस में क्रिया करते हैं, किस प्रकार ये बॉन्ड बनाते हैं और किस टाइप के ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नर्सिंग में है परमाणु संरचना का ज्ञान तत्वों के रासायनिक गुण, अणुओं के निर्माण और आणविक स्तर पर दबाव की परस्पर क्रिया करने के तरीके को समझने में मदद करता है। सब एटॉमिक, देखिए परमाणु के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक होते हैं देखिएगा। जैसे परमाणु 3 प्राथमिक उप परमाणुविक कणों से मिलकर बनता है, यानी जो एटम होता है वो 3 सब एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो इसका नाभिक है न्यूक्लियस, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, सेंटर मिड पॉइंट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है पहला सब एटम्स प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स ये पॉजिटिव होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनका स्थान परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। लगभग एक परमाणु द्रव्यमान, इस पर जो मास होता है इसका वो एक परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी 1 AMU। ठीक है, और भूमिका इसकी क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को निर्धारित करती है और उसके रासायनिक गुणों को भी परिभाषित करती है। ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होते हैं और यही रासायनिक गुणों को भी परिभाषित करते हैं। और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, द्रव्यमान 1 AMU से थोड़ा अधिक होता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर देखिएगा, यहाँ होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन होना चाहिए था, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इस पर लगभग 1 AMU द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट भूमिका, न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान में योगदान करते हैं और तत्व के समस्थानिकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इनका स्थान ऊर्जा स्तरों या इलेक्ट्रॉन कोशों में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, यानी ये नाभिक की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और इनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का लगभग 1/1836 होता है, यानी जितना भी प्रोटॉन पर होता है उसका 1836 गुना। ठीक है, 1/1836 भाग इसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। भूमिका, इलेक्ट्रॉन परमाणु के रासायनिक व्यवहारों को निर्धारित करते हैं और बॉन्ड बनाने में कार्य करते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं और बॉन्ड निर्माण में भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक, इसे हम Z से लिखते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं और इससे आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 मींस इट हैज 6 प्रोटॉन, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसमें 6 प्रोटॉन्स
पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल को परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु के अनुमानित द्रव्यमान को दर्शाता है। जैसे इसका फार्मूला देखिए क्या है, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जैसे एक कार्बन 12 है, ठीक है, यानी 12C है, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 12 का परमाणु क्रमांक भी 6 होता है। ठीक है, इसलिए इसमें प्रोटॉन 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, तो 6 + 6 = 12 इसका मास नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। देखिए क्या क्या है परमाणु मॉडल। समय के साथ परमाणुओं की संरचना को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। ये मॉडल ये समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो नाभिक है मॉडल ये हमें दर्शाता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज होते हैं। देखिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पर दे रखे हैं। पहला 1807 में जॉन डाल्टन ने दिया था, फिर जे थॉमसन ने 1897 में दिया था, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, 1930 में नील्स बोर ने मॉडल दिया था, 1926 में एर्विन श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, डाल्टन का मॉडल देखिए 1807 में डाल्टन का मॉडल आया था। इसमें कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, यानी परमाणु को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इस मॉडल ने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी, लेकिन इसमें उप परमाणु कण को शामिल नहीं किया गया था। यानी इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शामिल नहीं किया गया था। सब एटॉम थे, सब एटॉम्स उसको शामिल ना करने के कारण ये थ्योरी फेल हो गई। नेक्स्ट आया थॉमसन मॉडल 1897, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया था कि परमाणु धनात्मक आवेश वाले पुडिंग से बने होते हैं, यानी धनात्मक आवेश वाले पुडिंग से बने होते हैं। इसके अंदर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, यानी धनात्मक होते हैं उन्हें हम पुडिंग कहते हैं और ऋणात्मक आवेश वालों को प्लम कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व को पहचानने वाला मॉडल था। क्या था? इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व को पहचानने वाला मॉडल था। नेक्स्ट इसके बाद आया था रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में। इसमें कहा गया था कि परमाणुओं में एक छोटा सघन नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? परमाणु में एक छोटा सघन नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है तथा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर कुछ दूरी पर परिक्रमा करते हैं। इस मॉडल ने परमाणु नाभिक का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट आया था बोर का मॉडल 1913 में। इसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कोशों में परिक्रमा करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित एनर्जी वाले कक्षक में या कोश में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित भी कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। ठीक है, महत्व बोर के मॉडल ने हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और यह क्वांटम सिद्धांत का आधार भी है। नेक्स्ट आया था हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी करंट मॉडल, जो करंट में जो इसमें प्रेजेंट टाइम में मॉडल है जो दिया गया था वो क्वांटम मैकेनिक मॉडल है। ठीक है, और यही हमारा वर्तमान मॉडल है। इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर संभाव्य कक्षाओं में मौजूद बताया गया है। इस मॉडल में क्वांटम यांत्रिकी और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। यानी जो क्वांटम मॉडल है इसमें संभाव्य कक्षाओं में मौजूद बताया गया है और इस मॉडल में क्वांटम यांत्रिकी और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को भी शामिल किया गया था। यह परमाणु संरचना का अधिक सटीक विवरण प्रदान करता है, विशेष रूप से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा वर्णित किया जाता है जो विशिष्ट नियमों का पालन करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा वर्णित किया जाता है जो विशेष नियमों का पालन करता है। जैसे पहला नियम है अभाव सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करता है। अभाव ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। ये सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक हुआ, धीरे धीरे इसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पाउली का आवर्धन सिद्धांत। पाउली ने क्या कहा था, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यानी पाउली जो थे उन्होंने कहा था कि कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। क्वांटम संख्या 4 होती है, यानी 4 में से अगर 3 सेम भी हो जाए तो कम से कम उसमें एक ऐसी क्वांटम संख्या होगी जो समान नहीं हो सकती। हुंड का नियम नेक्स्ट आया था। हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन युग्मन से पहले ही एक रूप में पतित कक्षकों को भरेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले सभी कक्षकों में एक एक भरा जाता है, उसके बाद स्टार्टिंग से उसका पेयरिंग किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये हुंड का नियम कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद 8 इलेक्ट्रॉन इज 1s2 2s2 2p4। यानी जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आ जाता है 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम संख्याएं, देखिए क्या होती है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं ऊर्जा स्तर, आकार और उन कक्षकों की दिशा का वर्णन करती हैं। यानी क्वांटम संख्या से हम क्या याद करते हैं, कक्षा की ऊर्जा का स्तर, ठीक है, उसका आकार और उन कक्षकों की दिशा का वर्णन करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, देखिए कौन कौन सी, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं और इन 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं को देखिए किस तरीके से लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को n से लिखा जाता है और एजीमुथल क्वांटम संख्या को l से लिखते हैं और देखिएगा मैग्नेटिक को ml से लिखते हैं, स्पिन को ms से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, देखिए क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से एनर्जी लेवल का पता किया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। जैसे वैल्यू n बराबर 1 2 3, यानी इसे n से लिखते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या, इसे l से लिखा जाता है, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, ठीक है। इसके द्वारा डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कक्षक की आकृति का पता चलता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 और मतलब s p d और f, यानी इसमें 4 कोश होते हैं, एक s p d और f। s को हम किससे लिखते हैं, 0 से, p को 1 से, d को 2 से और f को 3 से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जैसे ml से लिखते हैं। इसके द्वारा डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल में स्पेस होता है उसके ओरिएंटेशन का वर्णन करते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है, -1 और +1 होती है। यानी इसको हम किससे लिखते हैं, जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम -1 और +1 के द्वारा लिखते हैं। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या यानी ms, डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसमें हम +12 और -12 के द्वारा लिखते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सीधा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें आएगा +12 और इलेक्ट्रॉन उल्टा होगा तो इसमें आएगा -12, ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक एक तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, जिसके परिणामस्वरूप द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है, ठीक है। समस्थानिक में क्या होता है, ये तत्व एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, यानी इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, जिससे इसका द्रव्यमान संख्या भी भिन्न हो जाता है। जैसे कार्बन 12 एंड कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14 इनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, 6 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6, और कार्बन 12 के लिए 6 होगी और कार्बन 14 के लिए 8 होगी,
ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन नर्सिंग। नर्सिंग में परमाणु संरचना का महत्व, सबसे पहले औषधि विज्ञान में देखिए क्या होता है। दवाओं की परमाणु संरचना को समझने से ये समझने में मदद मिलती है कि दवाएं आणविक स्तर पर शरीर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी जिससे रिसेप्टर बाइंडिंग और एंजाइम अवरोध ना हो। ठीक है, जैव रसायन के क्षेत्र में देखिए प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड जैसे बृहद अणुओं के साथ साथ उपापचय क्रियाओं को समझने के लिए परमाणु संरचना का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में परमाणु संरचना की अवधारणाएं जैविक प्रणालियों में तत्वों के व्यवहार की व्याख्या करती हैं और निर्धारित जो डायग्नोसिस होती है उसके परीक्षण में मदद करती हैं और जिससे हम किसी भी रोग का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी परमाणु मॉडल समझना आवश्यक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए इंट्रोडक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ भिन्न भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और जो पदार्थ बाद में बनते हैं रिएक्शन के बाद उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, नर्सिंग में रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में भूमिका निभाती हैं, जैसे कि एंजाइम क्रिया, पाचन, उपापचय और दवा परस्पर क्रिया। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में भूमिका निभाती हैं, जैसे एंजाइम के लिए पाचन, हमारे शरीर में पाचन की व्यवस्था को ठीक करती है, उपापचय क्रिया को नियंत्रित करती है और दवा परस्पर क्रिया को निर्धारित करती है। नर्सिंग छात्रों के नैदानिक सेटिंग्स में और प्रयोगशाला परिणामों में व्याख्या करने के लिए इन अभिक्रियाओं की समझ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए क्या क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपको परिचित होना चाहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे ये दे रखा है तो एक स्ट्रक्चर के टाइप में समझा रखा है। सिंथेसिस, ठीक है, संश्लेषण अभिक्रिया ए और बी, यानी दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, दो अणु। ठीक है, यहाँ पर दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, ए और बी आपस में मिलकर एक ए बी बना लेते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन, जब एक साथ दो अणु हैं और ये टूटकर दो अलग अलग अणु बन जाते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट, ए बी है सी के साथ क्रिया करेगा तो ए सी प्लस बी बनाएगा। डबल रिप्लेसमेंट यानी ए बी प्लस सी डी है तो ए सी के साथ रिएक्ट करेगा और बी डी के साथ रिएक्ट करेगा तो ए सी और बी डी बना लेगा। ठीक है, आइए इनको हम विस्तार से समझते हैं। पहला है सिंथेसिस यानी संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया। संश्लेषण क्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे A प्लस बी गिव्स दैट AB। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन क्रियाएं। अपघटन क्रिया में एक एकल यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, यानी डिकम्पोजिशन टूटना। ठीक है, तो एकल यौगिक, जैसे मान लिया एक यौगिक AB है तो ये A प्लस बी में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोजन यानी जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड किसमें टूटता है बच्चों? जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नेक्स्ट सिंगल रिप्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, जैसे A प्लस बी सी इक्वल टू AC प्लस बी। यहाँ पर देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर क्या करा? जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया हाइड्रोजन का और जिंक क्लोराइड बना लिया है। ठीक है, डबल रिप्लेसमेंट। डबल रिप्लेसमेंट देखिए मेटासिस रिएक्शंस। यहाँ पर एक ही अभिक्रिया में दो यौगिक आयनों या तत्वों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, जैसे AB प्लस CD मिलकर AD प्लस BC बनाते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन के साथ समझिए NaCl AgNO3 से क्रिया करेगा, यानी सोडियम क्लोराइड किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर NaNO3 के साथ क्रिया कर लेगा
यानी सोडियम नाइट्रेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा बच्चों, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, और सिल्वर Cl के साथ क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। ये हो गई हमारी द्विविस्थापन क्रिया, ठीक है, यानी दोनों यौगिकों में दोनों अणु आपस में क्रिया कर जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, यानी Na NO3 क्रिया कर लेगा और Cl Ag के साथ क्रिया कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। इसके बाद आती है कंबशन क्रिया यानी दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन भाग लेता है, ठीक है, और आमतौर पर यह क्रिया हाइड्रोकार्बन में होती है, ठीक है, जैसे ये फार्मूला टाइप लिखा हुआ है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा, ठीक है, जैसे मीथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, RE रिडक्शन और DOX क्या हो जाएगा OX यानी ऑक्सीडेशन, यानी इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाएं साथ साथ चलने के कारण इस प्रक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन, जब सोडियम और क्लोरीन की क्रिया की जाती है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और ये क्रिया और रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रियाओं को संतुलित करना। देखिए किस प्रकार से हम रासायनिक प्रक्रियाओं को संतुलित करते हैं, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रासायनिक प्रक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं उत्पाद में उतने ही परमाणु प्राप्त होते हैं, यानी परमाणु ना तो नष्ट होते हैं और ना ही निर्माण होते हैं, यानी परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। इस नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। स्टेप टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को संतुलित करने के लिए चरण देखिए क्या है। सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए उनमें गुणांक से क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, और सुनिश्चित ये करना होता है कि गुणांक सबसे छोटी संभव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर। जैसे यहाँ पर एक अनबैलेंस रिएक्शन दे रखी है, देखिएगा H2 + O2 ये बन गया H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2H2 + O2 ये बन जाएगा 2H2O। अब यहाँ पर देखिए दोनों बैलेंस हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन हो, ये बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों, ये अभिक्रियाएं ऊर्जा मुक्त करती हैं, यानी इसे एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट, यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, जो आमतौर पर ऊष्मा के रूप में होती है। उत्पादों में अभिकारक की तुलना में कम ऊर्जा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक बिकॉज दे रिलीज हीट एंड लाइट, यानी कंबशन रिएक्शन जो दहन क्रिया होती है ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऊष्माक्षेपी क्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी क्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पाद बनते हैं जिनमें अभिकारकों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है ऊष्मा शोषी क्रिया होती है जिसमें
पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, दहन अपक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है और प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया ऊष्मशोषी अपक्रिया होती है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? कौन से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं को प्रभावित करते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर को कई कारक प्रभावित कर सकते हैं। जो रासायनिक प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने के लिए कई कारक होते हैं। पहला, अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक की उच्च सांद्रता से सामान्यतः प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि टकराने और प्रक्रिया करने के लिए अधिक कण उपलब्ध होते हैं। यानी जैसे जैसे उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि करने से अभिक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। ठीक है, जिससे क्योंकि इनके कण तेजी से चलने लगते हैं और अधिक बार टकराते हैं। सतही क्षेत्र, सरफेस एरिया, अभिकारक का अधिक सतही क्षेत्र अधिक टकराव की अनुमति देता है, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। यानी उसमें अणु गति करने के लिए काफी ज्यादा में एरिया मिल जाता है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया की मात्रा बढ़ जाती है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक देखिए क्या करते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में खपत हुए बिना उसे गति प्रदान करते हैं। वे कम सक्रियण ऊर्जा के साथ एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं। यानी उत्प्रेरक जो होते हैं वो अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को घटाते हैं और धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, दबाव, दबाव बढ़ाने से गैसों से जुड़ी अपक्रियाओं की दर बढ़ सकती है। ठीक है, नर्सिंग में रासायनिक अपक्रियाओं का महत्व क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं को समझना नर्सिंग छात्रों के लिए निम्नलिखित कारकों से महत्वपूर्ण है। औषधियों की पारस्परिक क्रिया, कई दवाएं शरीर में रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है और इन प्रक्रियाओं को समझने से सुरक्षित औषधि प्रशासन में मदद मिलती है। उपापचय, शरीर में रासायनिक अपक्रियाएं जैसे कि एंजाइम प्रेरित अपक्रियाएं ऊर्जा उत्पादन, पाचन और अपशिष्ट निष्कासन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये प्रक्रियाएं मधुमेह, हाइपरथायराइडिज्म और अन्य स्थितियों के प्रबंधन में आवश्यक होती है। तो रासायनिक अपक्रियाओं से क्या होता है? औषधि की पारस्परिक क्रिया होती है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती है, शारीरिक कार्य के लिए कोशिकीय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जैसे उपापचय पथों में जीवन के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। मानव शरीर की क्रिया विज्ञान को समझने के लिए इन क्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, कई शारीरिक प्रक्रियाओं में अम्ल क्षार अभिक्रियाएं शामिल होती हैं जो होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और रक्त के पीएच में संतुलन बनाए रखती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है हमारा मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन, यानी मोलरता, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता एंड सांद्रता। सबसे पहले हम देखते हैं मोलरिटी, मोलरता। मोलरता किसी विलेय में विलेय की सांद्रता की एक माप है। इसे 1 लीटर विलेय में घुले विलेय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोलरता क्या होती है बच्चों? ये विलेय में विलेय की सांद्रता की एक माप होती है जिसमें 1 लीटर विलेय में घुले विलेय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसका फार्मूला जो होता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल v। ठीक है, m यहाँ पर मोलरता है, n मोलों की संख्या और v 1 लीटर आयतन, v फॉर वॉल्यूम। ठीक है, इकाई इसकी क्या होती है? इसे मोल प्रति लीटर या केवल कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इफ 1 मोल ऑफ NaCl, यानी NaCl के 1 मोल को 1 लीटर जल में घोला जाए तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1 मोल प्रति लीटर। नर्सिंग में महत्व, मोलरता सटीक साधारण के घोल तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों में जहां सटीक दवा खुराक की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग तृतीयक विधियों में भी किया जाता है, टाइट्रेशन मेथड में भी किया जाता है, जिनका उपयोग प्रयोगशाला में किसी पदार्थ की सांद्रता नापने के लिए
करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी सांद्रण का एक माप है जो मोलरिटी को समतुल्य कारक से गुणा करके प्राप्त होती है। यानी जब हम मोलरता में एक इक्विवेलेंट फैक्टर यानी स्मॉल n से गुणा करते हैं तो हमें नॉर्मलिटी प्राप्त हो जाती है। यह एसिड बेस या रिडॉक्स क्रियाओं में विशेष रूप से उपयोगी होती है जहां क्रियाशीलता को क्रियाशील इकाइयों की संख्या मोल की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। फार्मूला नॉर्मलिटी यानी n इज इक्वल टू इक्विवेलेंट फैक्टर अपॉन कैपिटल B, ठीक है। और इसकी इकाई जो है नॉर्मलिटी को प्रति लीटर समतुल्य या केवल n से भी डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? प्रति लीटर समतुल्य या केवल n से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट फैक्टर होता क्या है? समतुल्य कारक किसे कहते हैं? समतुल्य कारक विलय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यानी जो समतुल्य कारक होता है इक्विवेलेंट फैक्टर वो विलय की क्रिया पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एसिड बेस क्रिया में समतुल्य कारक प्रोटॉन की संख्या है जो एक एसिड दान करता है या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या है जो एक बेस स्वीकार करता है। यानी समतुल्य कारक क्या होता है बच्चों? एसिड बेस क्रिया में प्रोटॉन की संख्या यानी H प्लस क्या होता है? ये एसिड दान करता है और हाइड्रोक्साइड आयन यानी ये क्या करता है? OH माइनस आयन को स्वीकार करता है, ठीक है। जैसे HCl एक मोनोप्रोटिक एसिड है क्योंकि इसमें एक H प्लस आयन पाया जाता है, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाता है। H2SO4 ये डाइप्रोटिक एसिड होता है, इसमें 2 H प्लस आयन पाए जाते हैं, इसलिए इसका मान N = 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन देखिए, टू प्रिपेयर ए 1N सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। यानी एक HCl है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है? 1N, ठीक है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है देखिएगा। मोलरिटी ऑफ HCl = 1N, यानी HCl की मोलरता 1 m होती है और इक्विवेलेंट फैक्टर भी इसमें 1 होगा क्योंकि ये मोनोप्रोटिक ये क्या है? मोनोप्रोटिक होता है, ठीक है। इसलिए इसकी नॉर्मलिटी कितना हो जाएगी? 1m × 1 = 1N, ठीक है। नर्सिंग में मैथ देखिए, शरीर के तरल पदार्थों में अनुक्षार और अन्य क्रियाशील पदार्थों जैसे विलयनों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए टाइट्रेशन में सामान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसका उपयोग नैदानिक रसायन विज्ञान में रक्त या मूत्र में इलेक्ट्रोलाइट और दबाव की सांद्रता निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन, थर्ड। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। देखिए सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलायक या घोल की दी गई मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा को संदर्भित करती है। यानी सांद्रता क्या होती है? विलायक या घोल की दी गई मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा को प्रदर्शित करती है, यानी उसमें कितना विलय घोला गया है, ठीक है। तो सांद्रता को कई तरीकों से हम व्यक्त भी करते हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के प्रकार देखिए। पहला मोलरता। मोलरता क्या होती है? प्रति लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, यानी प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या, ठीक है। और मोलरता होती है प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, ठीक है। मोलरता क्या होती है? प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या। फार्मूला मोलरता का होता है स्मॉल m = मोल अपॉन किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? प्रति 100 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। इसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। परसेंट बाय मास, इसका फार्मूला जो हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन गुणा 100, ठीक है। यानी जो सॉल्यूट का द्रव्यमान है उसे सॉल्यूशन के द्रव्यमान से भाग करेंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम द्रव्यमान प्रतिशत को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से आयतन प्रतिशत प्रति 100 ml विलयन में विलय की मात्रा मिलीलीटर में, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट = वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गुणा 100 से हम आयतन प्रतिशत को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट भाग प्रति विलयन ppm,
प्रति लीटर घोल में मिलीग्राम में विलेय का द्रव्यमान एनवी प्रति एल विशेष रूप से बहुत पतले घोल के लिए उपयोग किया जाता है। जो पार्ट्स पर मिलियन है इसमें क्या होता है, प्रति लीटर घोल में मिलीग्राम में विलेय का द्रव्यमान होता है, जो कि बहुत पतले घोल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो भाग प्रति मिलियन है वो बहुत ही पतले यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंट। देखिए मास परसेंट ज्ञात करने के लिए एक एग्जांपल दिया रखा है। यदि 5 ग्राम NaCl है और 95 ग्राम जल में घोला गया है तो इसका मास परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मास परसेंट 5% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे 5/5 प्लस 95 गुणा 100, ये हो जाएगा 5/100 गुणा 100 से 100 कैंसिल यानी 5%। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये ज्ञात कर लेते हैं, ये हमारा मास परसेंट आ जाएगा। नर्सिंग में महत्व देखिए क्या है, औषधीय यानी औषधीय के क्षेत्र में देखिए नर्सिंग में क्या महत्व है। औषधियों की प्रभावशीलता को समझने में सांद्रता महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो औषधियां बनाई जाती हैं उसको उसकी प्रभावशीलता यानी किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, तो उसमें सांद्रता का होना, सांद्रता की समझ को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जहां सही सांद्रता खुराक और प्रभावशीलता निर्धारित करती है। यानी अगर किसी दवाई की सही सांद्रता होगी तभी वो दवाई प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। रक्त जैसे शरीर के तरल पदार्थों को ऑस्मोलिटी को समझना जो नैदानिक निदान और अंतःशिरा चिकित्सा में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन, यानी मोलरता, नॉर्मलता और सांद्रता के बीच क्या संबंध है। ये तीनों शब्द आपस में संबंधित होते हैं लेकिन इनके अनुप्रयोग अलग अलग होते हैं। यानी ये तीनों शब्द जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं लेकिन इनके एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड सांद्रता के बीच संबंध को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोनोप्रोटिक अम्लों और क्षारों के लिए मोलरता और नॉर्मलता समान होती है, क्योंकि मोनोप्रोटिक के लिए इक्विवेलेंट फैक्टर का मान 1 होता है, इसलिए मोनोप्रोटिक अम्ल और क्षार के लिए मोलरता और नॉर्मलता बराबर होगी। डाइप्रोटिक अम्लों के लिए जैसे H2SO4 या बहुसंयोजी क्षारों के लिए मोलरता n गुना होती है, यानी जितने गुना उसमें इक्विवेलेंट फैक्टर होंगे उतने ही गुना उसकी नॉर्मलता होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मोलरिटी टू नॉर्मलिटी कन्वर्जन। मोलरता से नॉर्मलता रूपांतरण का उदाहरण, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर H2SO4 के 1 m घोल के लिए नॉर्मलिटी n = m/n होता है। ठीक है, अब यहाँ पर n और m दे रखा है यहाँ पर 1 और n कितना हो जाएगा H2SO4 के लिए 2, तो इसकी नॉर्मलिटी जो हो जाएगी, नॉर्मलता वो 2n हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में महत्व। औषधि समाधान तैयार करते समय इन संबंधों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब? जब हम विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं, विशेष रूप से अंतःशिरा तरल पदार्थ, जैसे जहां मोलरता और सामान्यता दोनों सक्रिय अवयवों की सांद्रता निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। एप्लीकेशन नर्सिंग में आवेदन, समाधान, सॉल्यूशन की तैयारी। देखिए समाधान की तैयारी क्या है। नर्स और स्वास्थ्य सेवक पेशेवर अक्सर अंतःशिरा प्रशासन के लिए समाधान तैयार करते हैं। सही मोलरिटी और नॉर्मलिटी की गणना करने का तरीका जानना सुनिश्चित करता है कि दवा की सही मात्रा दी जाए। ठीक है, यानी नर्सिंग में क्या है, किसी रोगी के लिए जो भी बीमारी है उसे कितनी सांद्रता में उसे दवा दी जानी चाहिए, इसके लिए सांद्रता को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। दवा की खुराक की गणना, यानी किसी रोगी के लिए किस प्रकार की उसे खुराक देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में ऊष्मागतिकी। क्या होती है ऊष्मागतिकी, आइए जानते हैं।
देखिए थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो किसी प्रणाली में ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के बीच संबंधों से संबंधित होती है। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध, क्या संबंध होता है, इससे पता लगता है, ऊष्मा गतिकी से पता लगता है। ठीक है, यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि रासायनिक प्रक्रियाओं और जैविक प्रक्रियाओं में ऊर्जा किस तरीके से स्थानांतरित होती है और कैसे ये अपना रूप चेंज करती है। नरसिंह में ऊष्मागतिकी मानव शरीर के भीतर होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को समझने में मदद करती है, जैसे उपापचय क्रियाएं, जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों की ऊर्जा में विघटन, एंजाइम की भूमिका और शरीर के तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये समझना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के नियमों की। ऊष्मागतिकी के कौन कौन से नियम हैं, आइए जानते हैं। ऊष्मागतिकी के 4 नियम होते हैं। कितने नियम बच्चों? 4 नियम हैं जो ऊर्जा और पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का शून्य नियम यानी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, यदि दो प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ आपके संतुलन में हैं, यानी दो सिस्टम अगर तीसरी सिस्टम के साथ संतुलन में हैं, तो वो एक दूसरे के साथ संतुलन में होंगी। यानी जैसे ए और बी आपस में संतुलन में हैं, ठीक है, यानी तीसरी प्रणाली के साथ भी ये दोनों संतुलित में हैं, तो ये आपस में तीनों ही कैसे होंगी, संतुलित हैं, संतुलित होंगी। ठीक है, यानी ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए बी सी आपस में बराबर होंगी। ये नियम तापमान को परिभाषित करता है और तापमान माप की अवधारणा का आधार है। मानव शरीर में ये शरीर के तापमान विनियमन को समझने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कथन, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, या ऊर्जा की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। क्या है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहां डेल्टा यू क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऊर्जा में थोड़ा सा परिवर्तन, क्यू सिस्टम में जोड़ी गई ऊष्मा है, डब्ल्यू सिस्टम द्वारा किया गया कार्य है। महत्व क्या है, पहले नियम का महत्व देखिए। यह नियम चयापचय में महत्वपूर्ण है, मेटाबॉलिज्म में, जहां भोजन में रासायनिक ऊर्जा शरीर में ऊष्मा कार्य और अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और ये बताता है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शारीरिक कार्यों के लिए किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, जो हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग हमारे शरीर में किस तरीके से होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ एंट्रोपी, यानी जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, इसे हम एंट्रोपी का नियम भी कहते हैं। एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी समय के साथ कभी कम नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी एक सिस्टम है, उसकी एंट्रोपी समय के साथ कभी भी कम नहीं हो सकती, यह बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे अवस्था की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। यह नियम अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि ऊर्जा रूपांतरण आकुशल होते हैं और कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, यानी कुछ ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। फार्मूला डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेल्टा एस का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, जहां डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। महत्व, मानव शरीर में पाचन और अपचय जैसी प्रक्रियाएं भोजन से ऊर्जा मुक्त होने के कारण एंट्रोपी को बढ़ाती हैं। दूसरा नियम जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं में भी प्रासंगिक है, जहां ऊर्जा परिवर्तन के साथ गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे एंट्रोपी में वृद्धि भी होती है। ठीक है, यानी भोजन से ऊर्जा मुक्त होने के कारण एंट्रोपी की बढ़ाती है। और दूसरा नियम क्या कहता है, जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं में भी प्रासंगिक होती है, जो ऊर्जा परिवर्तन के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है और एंट्रोपी में भी वृद्धि करती है। नेक्स्ट चौथा नियम है हमारा ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
ठीक है, पहला हमारा 0 है, दूसरा फर्स्ट, और तीसरा सेकेंड लॉ, और चौथा थर्ड लॉ। ठीक है, देखिए क्या है हमारा थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य का मतलब होता है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन होता है परम शून्य ताप। ठीक है, जब किसी सिस्टम का तापमान परम शून्य पर पहुंच जाता है तो प्रणाली की एंट्रोपी न्यूनतम मान आमतौर पर शून्य के करीब पहुंच जाती है। ठीक है, यानी उसका मान कितना हो जाता है, शून्य के करीब पहुंच जाता है। यह नियम रासायनिक संतुलन और परम शून्य अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो चौथा नियम है हमारा वो क्या करता है, रासायनिक संतुलन और परस्पर परम शून्य ताप की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रयोग करते समय प्रयोगशाला स्थितियों में भी प्रासंगिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में ऊष्मागतिकी की अवधारणा। देखिए कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी यू। इंटरनल एनर्जी यू, इसे यू से लिखा जाता है किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा प्रणाली के भीतर निहित कुल ऊर्जा है। यानी जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होती है, किसी प्रणाली के भीतर कुल ऊर्जा का माप होती है, जिसमें कणों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं भी शामिल होती हैं। यानी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी शामिल होती है। नर्सिंग में उपापचय और पोषण जैसे क्षेत्रों में शरीर में ऊर्जा संतुलन को समझना आवश्यक है। शरीर के ऊर्जा भंडार जैसे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाए जाने वाले लगभग हर सेलुलर फंक्शन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से लिखते हैं। एंथैल्पी एक ऊष्मागतिकी की मात्रा है जो किसी सिस्टम की कुल ऊष्मा सामग्री को दर्शाती है। यानी एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, ये ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक की मात्रा होती है जो सिस्टम की कुल ऊष्मा सामग्री को दर्शाती है। इसका उपयोग स्थिर दबाव पर सिस्टम में ऊष्मा प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है, जहां एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है U प्लस PV। U क्या है, U होता है आंतरिक ऊर्जा, P दबाव और V वॉल्यूम। ठीक है, और H है एंथैल्पी। ठीक है, H क्या है बच्चों, एंथैल्पी, U आंतरिक ऊर्जा, P प्रेशर यानी दबाव और V वॉल्यूम यानी आयतन। नेक्स्ट देखिए एंथैल्पी का रसायन। देखिए नर्सिंग में क्या महत्व है एंथैल्पी का। एंथैल्पी शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए एंजाइम उत्प्रेरक में अक्सर एंथैल्पी में परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है, जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं उसमें एंथैल्पी परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से लिखते हैं। देखिए क्या है एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अवस्था या यादृच्छिकता का माप है जो उच्च एंट्रोपी अवस्था के उच्च स्तर को इंगित करती है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होती है, ये किसी सिस्टम की अवस्था या यादृच्छिकता, ठीक है, रैंडमली माप होती है। ठीक है, उच्च एंट्रोपी अव्यवस्था के कारण उच्च स्तर को इंगित करती है। नर्सिंग में एंट्रोपी जैविक क्रियाओं की अपरिवर्तनीयता को समझने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी यानी कैपिटल G। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा एक ऊष्मागतिकी मात्रा है जिसका उपयोग यह पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है कि क्या स्थिर तापमान और दबाव पर कोई प्रक्रिया स्वतः घटित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, यह एक पूर्वानुमान होता है और ये पता लगाने के लिए करते हैं इसका उपयोग कि स्थिर तापमान और दबाव पर कोई रिएक्शन स्वतः घटित होगी या नहीं होगी। और इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इनटू डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन होता है, डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन, T जो है वो क्या होता है तापमान, और डेल्टा S एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना G
गिव्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन और टी टेम्परेचर यानी जो केल्विन में होता है। ठीक है, नर्सिंग में गिव्स फ्री एनर्जी की अवधारणा सेलुलर श्वसन और एटीपी उत्पादन जैसी सहज प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। इसका उपयोग उपापचय मार्गों को समझने के लिए किया जाता है जो कोशिका कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक प्रणालियों में ऊष्मागतिकी सिद्धांत क्या है? ऊष्मागतिकी सिद्धांत देखिएगा, उपापचय और ऊर्जा परिवर्तन। ऊष्मागतिकी उपापचय क्रियाओं के दौरान ऊर्जा के रूपांतरण की व्याख्या करती है। ठीक है, जो ऊष्मागतिकी है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऊर्जा के रूपांतरण की व्याख्या करती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। या कोशिकीय श्वसन में एटीपी का उत्पादन, जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन होता है। ये क्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं और ऊष्मागतिकी के नियमों से प्रभावित होती हैं। शारीरिक ताप नियमन, ऊष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम ये नियंत्रित करते हैं कि शरीर किस तरीके से तापमान स्थिर बनाए रखता है। शरीर में ऊष्मा के उत्पादन और ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रित किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शरीर एक संकीर्ण तापमान सीमा के भीतर कार्य करता है, जो एंजाइम फंक्शन और समग्र उपापचय के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एंजाइम कार्य के लिए देखिए थर्मोडायनामिक्स का एंजाइम कार्य में किस तरीके से कार्यरत होता है। एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, यानी एंजाइम क्या होते हैं? ये उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक रासायनिक क्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे थर्मोडायनामिक रूप में अनुकूलन प्रक्रियाएं संभव होती हैं। सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा थर्मोडायनामिक सिद्धांत से बहुत निकटता से संबंधित होती है, खासकर जब प्रक्रियाओं की गिव्स फ्री एनर्जी पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग में ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग, यानी ऊष्मागतिकी का नर्सिंग के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है, किस तरीके से ये नर्सिंग के क्षेत्र को प्रभावित करता है। पहला, दबाव कैप्चर। देखिए, शरीर में दबाव को कैसे संसाधित किया जाता है, यानी दवाएं हैं वो शरीर में किस तरीके से व्यवस्थित हो सकती हैं, ये समझना अक्सर थर्मोडायनामिक सिद्धांतों को शामिल करता है। यानी जो दबाव किस तरीके से संसाधित किया जाता है ये थर्मोडायनामिक्स के नियमों के आधार पर होता है। जैसे दवा अवशोषण, वितरण, चयापचय और उन्मूलन शरीर की तापीय स्थिति और जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़े ऊर्जा परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोषण थर्मोडायनामिक्स की। भोजन को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए ऊष्मागतिकी क्रियाएं शामिल होती हैं, यानी जो भोजन है हमारे शरीर को उपयोगी ऊर्जा प्रदान करे, इसके लिए थर्मोडायनामिक्स का होना आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण के लिए पोषक तत्वों के कैलोरी मान को समझना, शरीर भोजन से ऊर्जा कैसे निकालता है, ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यानी पोषक तत्व में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है, शरीर भोजन से ऊर्जा को किस तरीके से बाहर निकालता है, ये सब ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। अंतःशिरा चिकित्सा, आईवी द्रव, अंतःशिरा द्रव की तैयारी और प्रशासन में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत शामिल होते हैं, जैसे सांद्रता, प्रवणता और ऑस्मोटिक दबाव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट और द्रव को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको संतुलित करने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। बुखार या हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां ऐसी स्थितियां हैं जहां शरीर का तापीय विनियमन बाधित होता है। जब बुखार आता है या हाइपोथर्मिया बीमारी होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें थर्मोडायनामिक्स इन मामलों में ऊर्जा असंतुलन को समझने में मदद करता है। तो यानी जो ऊर्जा का असंतुलन होता है तो वो
किससे समझते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हम तापीय संतुलन को समझने में मदद, थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा तापीय संतुलन समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स का नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमने 4 चैप्टर देखे जो कि आपके मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन, ठीक, और कौन सा था बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन। तो ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।